हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय पांडे और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में ठोस अवस्था नाम का लेसन पढ़ रहे हैं और इसमें हमने बताया है कि ठोस क्या है, उसका वर्गीकरण हमने पढ़ लिया है, जैसा कि क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है और स्पेशली पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है अक्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, वहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस कितने कितने प्रकार के होते हैं, सारा चीज़ हमने बता दिया था। इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है क्रिस्टल जालक के बारे में। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में। अब ये क्रिस्टल जालक है क्या, इसको समझते हैं। तो क्रिस्टल जालक को समझने के लिए हमें क्रिस्टलीय ठोस जानना होगा। और क्रिस्टलीय ठोस का जब डेफिनेशन बताया गया था, परिभाषा बताया गया था, तो वहाँ पर हमने बताया था कि वे ठोस जिनमें अणुओं की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है और उनकी एक निश्चित त्रिविम संरचना होती है। हमने जहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हमने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस में अणुओं की संरचना त्रिविम होती है, लॉन्ग रेंज दीर्घपरासी संरचना होती है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ना है क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक का जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों, तो क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण कौन कौन होते हैं, तो परमाणु होता है, अणु होता है और आयन होता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण, परमाणु, अणु तथा आयन की एक निश्चित त्रिविम व्यवस्था होती है, जैसा कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं क्रिस्टलीय ठोस में। तो क्रिस्टलीय ठोस में अणुओं की क्या होती है, एक निश्चित और त्रिविम व्यवस्था होती है, निश्चित त्रिविम ज्यामितीय व्यवस्था होती है, लॉन्ग रेंज में व्यवस्था होती है। ये हम सारा चीज पढ़ चुके हैं, बस उसी को थोड़ा सा यहाँ पर एक अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों, परमाणु, अणु, आयन की एक निश्चित त्रिविम व्यवस्था होती है। ये अणु आपस में एक निश्चित त्रिविम व्यवस्था में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसी त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब इसी त्रिविम व्यवस्था को क्या कह देंगे, क्रिस्टल जालक कहेंगे और इसे त्रिविम जालक भी कहते हैं। तो त्रिविम जालक का या क्रिस्टल जालक का हम एक चित्र आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो चित्र को देखकर आप समझ जाइए कि ये जो अणु आपस में जुड़े हैं, एक लंबी रेंज में है, एक लॉन्ग रेंज में है, लंबी श्रृंखला में है, और एक दूसरे से 3D स्ट्रक्चर में, 3D व्यवस्था में आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कह रहे हैं। अब ये जो क्रिस्टल जालक होता है यह 3 प्रकार का हो सकता है। एक विमीय हो सकता है, द्विविमीय हो सकता है तथा त्रिविमीय हो सकता है। मतलब कि ऐसे कहें कि क्रिस्टल जालक को 3 प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक विमीय क्रिस्टल जालक, द्विविमीय क्रिस्टल जालक और त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तो यहाँ पर है, पहला है एक विमीय क्रिस्टल जालक या एक विमीय जालक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अवयवी कणों की एक रेखा में पुनरावृत्ति है। जो आपके अवयवी कण है वो एक रेखा में आपस में जुड़ते हैं, जैसे इस प्रकार से है। जैसे ये अवयवी कण है, बहुत सारे ऐसे ऐसे कण होंगे, तो ये एक रेखा में जुड़ते हैं, ऐसे इस प्रकार जुड़ते हैं। तो जब यह एक रेखा में जुड़ेंगे तो इसको हम कहेंगे कि यह एक विमीय जालक है। एक रेखा में जुड़ रहा है, एक रेखा में ऐसे जुड़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, एक विमीय जालक है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि इसमें अवयवी कणों की एक रेखा में पुनरावृत्ति होती है। ये सब क्या है, अवयवी कण है और एक रेखा में, एक सीधी रेखा में जुड़ रहे हैं, इसको हम कहेंगे एक विमीय जालक। दूसरा है द्विविमीय जालक। तो द्विविमीय जालक में इसमें कणों के तल में पुनरावृत्ति होती है। कणों के तल का मतलब हुआ कि यह एक रेखा में भी जुड़ेंगे और रेखा के ऊपर भी जुड़ेंगे। मतलब कि अगर हम मार्कर की सहायता से बताएं तो यह, इसमें जो अवयवी कण है इसको हम कह सकते हैं कि यह एक विमीय है। जैसे मान लीजिए कि 3 हमारे पास अवयवी कण है, तो 3 अवयवी कण है, अगर ऐसे जुड़ रहे हैं
तो हम कह देंगे कि यह एक विमीय है, ऐसे जुड़ रहे हैं तो एक विमीय है। लेकिन अगर ये इस प्रकार जुड़ रहे हैं, ऐसे जुड़ रहे हैं, कुछ और भी आगे जुड़ रहे हैं इस प्रकार से, ऐसे जुड़ रहे हैं, मतलब कि x एक्सिस पर भी जुड़ रहे हैं और y एक्सिस पर भी जुड़ रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे कि एक तल में पुनरावृत्ति हो रही है। जैसा कि इसी चित्र के माध्यम से हम समझा दे रहे हैं, एक तल तो आपका ये हो गया, इसी पर जुड़ जाए और ऐसे जुड़े इसी पर, तो ऐसे ऐसे अब एक एक तल की पुनरावृत्ति होने लगेगी, इस तरह से जुड़ते जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो आपका जालक बनेगा, ये बनेगा द्विविमीय जालक। तो यह एक तल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे तलों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये द्विविमीय जालक है। और यदि ऐसे से बहुत सारे तल इसके आगे भी यहाँ पर ऐड होने लगे, इसके आगे भी, यहाँ एक, यहाँ फिर एक, यहाँ फिर एक, यहाँ, इसके आगे भी ऐड होने लगेंगे, तब हम कहेंगे कि वो कौन सा जालक है, त्रिविम जालक है। मतलब इसकी पुनरावृत्ति तीनों अक्ष पर हो रही है, x अक्ष पर भी हो रही है, y अक्ष पर भी हो रही है और z अक्ष पर भी हो रही है बाहर की तरफ। मतलब कि यह ऐसे ऊपर भी जुड़ रहा है और सामने भी जुड़ रहा है। ऐसे हम कह सकते हैं कि x एक्सिस पर भी जुड़ रहा है, y पर भी जुड़ रहा है और z पर भी जुड़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे त्रिविमीय जालक। और जैसा कि हम यहाँ पर दिखा पा रहे हैं कि 3 चित्र आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो उसमें जो पहला चित्र है वो आपका एक विमीय जालक है, जिसमें एक अणु के बाद दूसरा अणु, दूसरे के बाद तीसरा अणु, तीसरे के बाद चौथा अणु एक रेखा में जुड़ रहे हैं, तो उसको एक विमीय जालक कहेंगे। और द्विविमीय में एक के सामने दूसरा, दूसरे के सामने तीसरा, और एक क्रमशः तल के रूप में पुनरावृत्ति हो रही है। एक तल के ऊपर दूसरा तल, दूसरे के तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे एक तल में पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसको हम कहेंगे द्विविमीय जालक। और त्रिविमीय जालक में त्रिविम में पुनरावृत्ति होती है, तलों की त्रिविम में 3D में पुनरावृत्ति होती है, तो उसको हम कहते हैं त्रिविम जालक। और तीनों चित्र जो है आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप तीनों को देखकर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। तो हमारा ये टॉपिक है एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। तो एकक कोष्ठिका को समझाने के लिए हम एक पहले उदाहरण से शुरू करते हैं। एक उदाहरण आपको समझा रहे हैं, बहुत ही सिंपल छोटा उदाहरण है, उदाहरण से आप समझ पाएंगे। इस उदाहरण को हम कई बार बता चुके हैं, एक बार पुनः बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक दीवार है, तो वो दीवार को आप एक बड़ा सा जो है ठोस मान लीजिए, क्रिस्टलीय ठोस मान लीजिए कि एक दीवार है काफी बड़ा, और दीवार आपका एक क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। और अब हम बात करें कि वो दीवार किससे बना है, तो दीवार को देखा जाएगा तो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना है। तो क्या छोटी छोटी ईंटें केवल एक ही दिशा में लगी हैं? नहीं, वो छोटी छोटी ईंटें सभी दिशाओं में लगी हैं, कुछ आगे लगी हैं, कुछ ऊपर लगी हैं, कुछ पीछे लगी हैं, ऐसे करके सभी दिशाओं में जो ईंट लगा है, और तब जाके एक लंबी दीवार का निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि वो जो दीवार है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट है। अब अगर आप संपूर्ण दीवार को एक क्रिस्टलीय ठोस मान लेंगे, तो उस ईंट को जो कि एक छोटी इकाई है, उसी को हम बोलेंगे एकक कोष्ठिका। उस दीवार की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ईंट है, तो उस दीवार की सबसे छोटी इकाई ईंट है, तो ईंट को क्या कहेंगे हम, एकक कोष्ठिका कहेंगे। इसका परिभाषा है कि संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका कहलाता है। मतलब कि छोटी छोटी ईंटों को बार बार दोहराने से, लगाने से वह संपूर्ण दीवार का निर्माण हो रहा है, तो ईंट हमारा क्या होगा, एकक कोष्ठिका होगा। क्योंकि वही ईंट आप किधर भी जाएंगे सेम टू सेम वही ईंट मिलेगा,
उसी ईंट को हम बार बार क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, और उस ईंट से छोटा कोई इकाई उस दीवार में नहीं है, तो हम ईंट को क्या कर सकते हैं, एकक कोष्ठिका कहेंगे। और आपके स्क्रीन पे एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे घन मिलकर एक बड़े घन का निर्माण कर रहे हैं। वैसे देखेंगे तो एक बड़ा घन है, लेकिन आप उस घन को जो है ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उस घन में कई छोटे छोटे घन हैं, मतलब कि छोटे छोटे घनों से मिलाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया है। तो वह जो बड़ा घन है वो तो क्रिस्टलीय ठोस होगा, लेकिन जिन छोटे छोटे घनों से मिलाकर वो बड़ा घन तैयार किया गया है, उस बड़े घन को हम क्या कहेंगे, उस छोटे घन को क्या कहेंगे, एकक कोष्ठिका। जैसे कि एक विद्यालय है, तो एक विद्यालय में बच्चों से मिलकर पूरा विद्यालय बनता है। इसमें जितने भी विद्यालय में स्टूडेंट हैं उसमें हर क्लास के बच्चे हैं, तो हम एक बच्चे को कह सकते हैं कि वो क्या है, एकक कोष्ठिका है। वैसे वैसे बहुत सारे स्टूडेंट उस विद्यालय में होंगे, तो हम बच्चे को कह सकते हैं कि वो क्या है, एकक कोष्ठिका है। और उससे बढ़िया उदाहरण है दीवार का, कि दीवार को जब आप क्रिस्टलीय ठोस समझ रहे हैं तो वो क्रिस्टलीय ठोस किससे मिलकर बना है, छोटी छोटी ईंटों से। ईंट उस दीवार की छोटी इकाई है, तो ईंट को हम क्या कहेंगे, ईंट हमारा एकक कोष्ठिका होगा। और चित्र आप जो है देख रहे हैं कि एक बड़ा घन है, और उस बड़े घन को जब ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि उसमें छोटे छोटे बहुत सारे घन हैं। तो छोटा छोटा घन क्या है, वो छोटा छोटा घन ही हमारा एकक कोष्ठिका है। तो एक बार पुनः आप डेफिनेशन को समझ लीजिए कि संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसमें सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका कहलाता है। मतलब कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस की जो सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है, और उसी इकाई को बार बार दोहराने से उस संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एकक कोष्ठिका कहेंगे। और उदाहरण के लिए दीवार सबसे अच्छा उदाहरण है। दीवार की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ईंट होता है। आप ईंट को जो है बड़े क्रम से बार बार दोहराते हैं तो एक दीवार का निर्माण होता है, तो हम ईंट को कह सकते हैं कि वो क्या है, एकक कोष्ठिका है, यूनिट सेल है। अब बात करते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार की। तो एकक कोष्ठिका के अगर प्रकार को हम देखें तो एकक कोष्ठिका दो प्रकार का होता है। एकक कोष्ठिका मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका, और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। जो पहला होता है वह है आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका, और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो सबसे पहले वाले की हम बात कर लें कि आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका क्या होता है। तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, इसका डेफिनेशन हम बोल रहे हैं कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण उस एकक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसके कोने में, उसके कॉर्नर में उपस्थित होते हैं, तो उस एकक कोष्ठिका को हम क्या कहते हैं, आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसा कि ये चित्र हम इस व्हाइट बोर्ड पे बनाए हैं, ये आपका एकक कोष्ठिका है, और एकक कोष्ठिका का के जो अवयवी कण है वो देखिए केवल कोनों पर उपस्थित हैं। तो इस कोने पर उपस्थित होने के कारण इसको हम कहेंगे कि यह क्या है, मूलभूत एकक कोष्ठिका है, या आद्य एकक कोष्ठिका है, या सरल एकक कोष्ठिका है। और एक हम चित्र भी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो एकक कोष्ठिका है उसके कोने पर ही अवयवी कण उपस्थित हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मूलभूत एकक कोष्ठिका, या आद्य एकक कोष्ठिका, या सरल एकक कोष्ठिका। और जो इसका दूसरा नंबर वाला प्रकार है वो होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। मतलब एकक कोष्ठिका तो है लेकिन केंद्रित। केंद्रित का मतलब हुआ कि यहाँ पर अवयवी कण कोने पर तो रहेगा, लेकिन साथ साथ कोने के अलावा कहीं ना कहीं केंद्र पर भी होगा। तो अब यहाँ पर केंद्र की स्थितियां कई हो सकती हैं। हो सकता है कि बीच सेंटर में हो सकता है कि उसके फलक के सेंटर में हो, तो कहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो जो केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है वो तीन प्रकार का होता है। जो पहला होता है वो होता है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरा होता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और तीसरा होता है आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। तीसरा होता है आधार
केंद्रित एकक कोशिका। तो आप समझिए तीनों के बारे में कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका क्या है। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका है कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण उसके कोने पर, कॉर्नर पर तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ उस एकक कोशिका के सेंटर में भी एक अवयवी कण उपस्थित होता है। तो उसको कहेंगे कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका। जैसा कि चित्र बनाया गया है, यह एक अवयवी एकक कोशिका है और इसके देखिए कोने पर अवयवी कण उपस्थित हैं और साथ ही साथ एक अवयवी कण इसके सेंटर में अंदर उपस्थित है। मैंने कुल मिला के यहाँ पर 5 अवयवी कण दिखाई दे रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका। जो दूसरा है, हाँ एक बार पुनः समझिए, अंतः केंद्रित एकक कोशिका कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण उसके कोने मतलब कि कॉर्नर पर भी हो और साथ ही साथ उसके केंद्र में भी हो, उसके आंतरिक केंद्र में भी हो, तो उसको कहेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका। और जैसा कि एक चित्र आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसको देखकर समझ लीजिए ऐसे तरीके से। दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका का मतलब कि वह एकक कोशिका जिसके अवयवी कण कोने पर तो हो, लेकिन कोने के अलावा अवयवी कण उसके फलक के सेंटर में भी हो, केंद्र में भी हो। जैसा कि हम चित्र में यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि यहाँ एक हम क्या ले लिए हैं, एक एकक कोशिका ले लिए हैं और एकक कोशिका में फलक कितना हो यहाँ पर है, तो 6 फलक है। और फलक को हम इस उदाहरण से समझा सकते हैं कि यह मान लीजिए आपका एकक कोशिका है, इसमें फलक कितने हैं, फलक मतलब फेस, एक पीछे, 2 लेफ्ट, 3 राइट, 4 हो गया, 5 और नीचे 6। तो यहाँ पर 6 फेस है। तो जो अवयवी कण है वह इसके कोने पर तो हो ही, साथ साथ इसके फलक के भी सेंटर में हो, इसके फलक के भी कहाँ हो, सेंटर में हो। तो इस प्रकार के एकक कोशिका को हम क्या कहेंगे कि फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब यहाँ पर ये आपका एकक कोशिका हो गया। अब हम चारों जो 8 कोने हैं, कोने पर तो अवयवी कण है ही, साथ साथ इसके फलक के केंद्र पर, ये ऊपरी फलक का केंद्र हो गया और यह हो गया निचले फलक का केंद्र, यह राइट वाले फलक का केंद्र यह हो गया, लेफ्ट वाले का केंद्र यह हो गया, सामने वाले का एक यहाँ पर ले लेंगे और एक पीछे वाले का लिया जाएगा। तो अगर इस तरह से अवयवी कण व्यवस्थित हो तो इसको हम कहेंगे कि यह फलक केंद्रित एकक कोशिका है। मतलब कि फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त उनके फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं। और जो तीसरा है आधार केंद्रित एकक कोशिका। तो आधार केंद्रित एकक कोशिका का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण उसके कोनों पर तो हो ही, माने कोने के अतिरिक्त उसके आधार, ये इसका आधार है, आधार के फलक के केंद्र में और ठीक इसके विपरीत वाले फलक के केंद्र पर उपस्थित हो। तो इस तरह का जो एकक कोशिका होगा उसको हम क्या कहेंगे, आधार केंद्रित एकक कोशिका। और यह जरूरी नहीं है कि यह मतलब कि नीचे और ऊपर ही हो, आमने सामने का कोई भी 2 विपरीत फलक ले सकते हैं। अगर इन दोनों को आप नहीं लेंगे तो आप यह सामने वाला ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी इसको हम क्या कर सकते हैं, आधार या अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। कोई जरूरी नहीं कि सामने मतलब यही दोनों हो, आप एक सामने वाला और एक पीछे वाला भी ले सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर चारों जो 8 कोने हैं उन कोनों पर अवयवी कण तो उपस्थित रहेगा, साथ ही साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर भी, फलकों के केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित रहेगा। जैसा कि स्क्रीन पे जो चित्र दिख रहा है उस चित्र में आप देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा एकक कोशिका का प्रकार। तो एक बार पुनः हम समझा दें, एकक कोशिका 2 प्रकार का होता है, आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोशिका। मतलब कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण उस एकक कोशिका के केवल कोनों पर उपस्थित होता है, कॉर्नर पर उपस्थित होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मूलभूत एकक कोशिका। सेकेंड वाला है केंद्रित एकक कोशिका। इसमें 3 प्रकार का होता है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और तीसरा होता है आधार केंद्रित एकक कोशिका। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका का मतलब होता है कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण उसके कोने पर मतलब कि कॉर्नर पर तो हो ही, साथ साथ उसके सेंटर पर भी हो, और वो भी कहाँ पर, उसके आंतरिक भाग में। तो उसको हम कह देंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका। सेकंड
फलक केंद्रित एकक कोशिका मतलब कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण उसके कार्नर पर उपस्थित हो, साथ ही साथ प्रत्येक फलक के सेंटर पर भी एक एक अवयवी कण उपस्थित हो, तो उसको हम क्या कर देंगे, फलक केंद्रित एकक कोशिका। और जो तीसरा है वो है आधार केंद्रित एकक कोशिका। तो आधार केंद्रित एकक कोशिका का मतलब होता है कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण उसके कार्नर पर तो हो ही, साथ साथ किसी भी दो विपरीत फलक के सेंटर पर भी अवयवी कण उपस्थित हो। यह ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेफ्ट राइट भी हो सकता है, सामने और पीछे भी हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे कि आधार केंद्रित एकक कोशिका। तो ये हमारा हुआ एकक कोशिका का प्रकार और इस पूरी डिटेल्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हमें जो है प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा लगता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से चलती रहे। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।